हेलो माय डियर ऑल। इस वीडियो में आप जानोगे पैरवी कार के बारे में। जो लीगल टर्म आता है, आप जब कोर्ट जाते हो तो कोर्ट में कभी कभी सुनने को मिलता है कि एक्यूज्ड पर्सन की तरफ से पिटिशनर है और पिटिशनर को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। एडवोकेट आपने ले चुके हो, प्राइवेट एडवोकेट ले चुके हैं। यदि आप इन्फॉर्मेंट हैं, यदि आपने केस दायर किया है थाने में जा कर के, तो थाने में जो आप केस दायर करते हो तो उससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि आपके तरफ से कौन लड़ेंगी, सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो पीपी रहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आपका केस को लड़ते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप एडवोकेट रखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, तो प्राइवेट वकील रख लेते हैं, यानी इन्फॉर्मेंट भी रख लेते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा पैरवी कार के बारे में। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वीडियो में जो टॉपिक है उसी टॉपिक पर बात करूँ, बाद बाकी वीडियो के बारे में या तो चैनल के बारे में वो आप लोग का मैटर है कि आप उसके बारे में क्या सोचो, राइट। और मेरा पर्पस ये रहता है कि लोगों को जानकारी हो कि यह क्या होता है। इस वीडियो के माध्यम से तो हम बात करेंगे लीगल टर्म पैरवी कार के बारे में। इंडियन लीगल में कोई ऐसा चीज़ जो बताया गया है वो पैरवी कार ये बताया गया, स्पेसिफिक फॉर्मल रोल को बताया गया है, जैसे कि एडवोकेट हुआ, पार्टी इन पर्सन हुआ, इसी को बढ़ाया गया कि पैरवीकार कौन होते हैं। पैरवीकार कभी एडवोकेट भी हो सकता है, पैरवीकार या तो पार्टी इन पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो हो सकता है, किसी भी केस में हो सकता है जब एक्यूज्ड ऑलरेडी पिटिशनर के रूप में वहाँ नहीं रहता है तो। और वो पैरवीकार कौन होता है, उसके कोई रिश्तेदार या कोई अपना होता है। कॉमन पैलेंस and sometimes in lower court setting, a pervicar might refer to someone who pursues or follows upon on case on behalf of another, essentially a case manager or a person assisting the litigant। यानी litigant को असिस्ट करता है, याचिकाकर्ता को बताता है कि हम इसके याचिकाकर्ता की तरफ से हम यहाँ पर हैं, हम उनके रिश्तेदार हैं, इनके घर के मेंबर हैं, या तो फैमिली मेंबर हैं या तो रिश्तेदार हैं, हम इसके पैरवीकार बन करके यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं। व्हेन अ रिलेटिव और अ पैरवीकार जो है नीड्स टू फाइल अ पिटिशन इन द कोर्ट, इट्स जनरली इन सिचुएशन वेयर द एक्चुअल पार्टी टू द केस, यानी याचिकाकर्ता इज अनेबल टू डू सम देमसेल्फ। जब वो कर नहीं पाता है, यानी जो एक्यूज जिनके ऊपर केस हुआ है, मुदाला है, और वो मुदाला जो है ना, जब खुद अपने तरफ से पिटिशन नहीं दे पाता है तो वह क्या करता है, उसके जगह पर कोई ना कोई कोई ना कोई पर्सन जो आता है वही होता है पैरवीकार, राइट। यहाँ पर हम कुछ कुछ बात करेंगे लीगली कि किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या सर्कमस्टांसेस होती है, क्या सिचुएशन बेस पे याचिकाकर्ता पैरवीकार जो है वो पैरवीकार पैरवी करता है, और वो अपने आप को एफिडेविट देता है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, वो रिश्तेदार हूँ, या तो उनके जान पहचान वाला हूँ, या तो उसके फैमिली मेम्बर हूँ। वो अपना एक एफिडेविट भी देता है और जिसके कारण जो है वो क्या बन जाता है, याचिकाकर्ता बन जाता है। यहाँ पर आपके जो स्क्रीन पर है वो सबसे पहले यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, एक नंबर में आप देखिए, एक नंबर में साफ साफ बताया गया, जब वास्तविक पक्ष याचिकाकर्ता स्वयं याचिका दायर करने में असमर्थ हो, व्हेन द एक्चुअल पार्टी पिटिशनर इज अनेबल टू फाइल द पिटिशन देमसेल्फ, जब वो नहीं कर पाता है तो कौन कौन सिचुएशन वो खुद नहीं कर पाता है। जैसे उनके ऊपर केस हो गया, वो नहीं जा पाता है, कोर्ट नहीं जा पाता है, या तो वो खुद पिटिशनर के रूप में अपना डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहता है, राइट। तो उनके जगह पर जब कोई दूसरा पैरवीकार बनता है, तो ये सिचुएशन है कि अलग अलग जगह पे। फर्स्ट नंबर इज नाबालिग, यानी जब माइनर, जिनका एज 18 से कम होता है। यदि याचिकाकर्ता नाबालिग है, 18 वर्ष से आयु कम है, तो वह स्वयं मुकदमा याचिका दायर नहीं कर सकता। ऐसे में उनके अभिभावक गार्जियन या तो कोई मित्र या तो कोई रिश्तेदार उनके जगह पर अपना क्या करते हैं, पैरवीकार बन जाता है, यानी याचिका दायर करता है। चलिए कानूनी प्रावधान भी बता देते हैं कि दीवानी मामले में क्या है, फौजदारी मामले में क्या है। चलिए दीवानी मामले की बात करते हैं, सीपीसी की बात करते हैं। तो उसमें आदेश 32 नाबालिगों और मानसिक रूप से अक्षम और व्यक्तियों द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमे में संबंधित है। इसमें स्पष्ट से कहा गया है कि नाबालिग को अगले मित्र, यानी उनका जो कोई भी जान पहचान वाला है, रिलेटिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। आपराधिक मामले में, यदि मैं आपराधिक मामले में करूं तो क्रिमिनल केस में करूं तो नाबालिग के माता पिता या अभिभावक सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। यानी आपको पता चल गया कि सीपीसी में और सीआरपीसी में क्या क्या होता है, दोनों में जो इनका अपना आदमी जो है क्या होता है, तो पिटिशनर के जगह पर वो खुद पैरवीकार बन जाता है। जब कोई पर्सन मुदाला यानी हैंडीकैप्ड है, राइट, विकलांग है, उसमें क्या होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या याचिकाकर्ता शारीरिक या मानसिक
अक्षमता के कारण अदालत में उपस्थित होने या अपने मामले का प्रतिनिधित्व करते में असमर्थ है, तो उनके लिए एक कानूनी अभिभावक, जिसको बोलते हैं लीगल गार्जियन या संरक्षक क्यूरेटर, नियुक्त किया जाता है, जो उनकी ओर से याचिका दायर करेगा। चलिए हम कानूनी प्रावधान के कुछ लीगल प्रोविज़न के बारे में जानते हैं। सीपीसी में 32 जो आदेश है, ऑर्डर है, वो 32 ऑर्डर में साफ साफ बताया गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों पर भी लागू होता है। संरक्षकता और वार्ड अधिनियम, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट एंड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट जैसे कानून भी संबंधित होते हैं। तो सीपीसी के साथ साथ आपने ये भी समझ गया कि गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अनुसार भी और मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार भी जहाँ पर वो पिटिशनर जो है खुद नहीं बन पाता है पर्सन, तो वहाँ पर क्या होता है, पैरवीकार उनके लिए पिटिशनर बनकर आता है और वो उनके लिए, उनके जगह, उनके बिहाफ में वो एफिडेविट के साथ क्या करते हैं, तो पिटिशन लगाते हैं। और काउंसिल तो रहता ही है, जो एडवोकेट रहते हैं वो काउंसिल रहता है फाइलिंग प्रोसेस करने के लिए, लीगल प्रोसेसिंग करने के लिए। नौ बात करते हैं जब नेक्स्ट की, वो और किस सिचुएशन में होता है। फिजिकली इनकैपेबिलिटी इलनेस, यानी वो शरीर से असक्षम है, यदि शरीर से उसमें जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है, देन क्या करते हैं, यदि याचिकाकर्ता गंभीर बीमारी या शारीरिक असक्षमता के कारण अदालत में उपस्थित होने से असमर्थ है, सक्षम नहीं है, तो वह किसी को अपनी ओर से याचिका दायर करने के लिए वकालतनामा पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए के माध्यम से अधिकृत कर सकता है। 9 चलिए कुछ लीगल प्रोविज़न के बारे में जान ले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ बताया गया कि वकालतनामा अधिनियम में भी बताया गया कि ऐसे प्रतिनिधित्व को नियंत्रित करते हैं एक विशेष वकालतनामा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी विशिष्ट मामले के लिए याचिका दायर करने और उसका पालन करने के लिए दिया जाता है। यदि कोई पर्सन कभी कभी देश से बाहर होता है, उस सिचुएशन में भी पैरवीकार बनता है। जैसे भारत से बाहर हो गया, आउटसाइड में है, अदर कंट्री में है, फॉरेन में है, यदि याचिकाकर्ता भारत से बाहर है और व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर नहीं कर सकता है, तो वो किसी रिश्तेदार या विश्वसनीय व्यक्ति को अपनी ओर से याचिका दायर करने के लिए एक पंजीकृत वकालतनामा, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। वो दे देता है कि एफिडेविट के साथ वो खुद लगाता है, जो बनता है पैरवीकार, और उनका जो है एक पावर ऑफ अटॉर्नी यानी वकालतनामा का प्रोसेसिंग करके तभी कर लेता है। राइट, आइए हम कुछ जानते हैं कि वकालतनामा के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह सबसे आम तरीका है, यानी बहुत जनरल है जो मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर में यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। आम, जिसमें एक रिश्तेदार या पैरवीकार कानूनी रूप से याचिका दायर कर सकता है। क्या होता है वकालतनामा? एक कानूनी दस्तावेज। जब कभी आप किसी एडवोकेट को जाते हैं तो एडवोकेट डायरेक्ट आपका फाइल का प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, तो वो क्या करते हैं, आपसे एक वकालतनामा पे साइन कराते हैं। आप क्या करते हैं, जब वकालतनामा पे साइन करते हैं तो इससे ये हो जाता है कि ये एडवोकेट जो है ना आपको प्रेजेंट करता है। वकालतनामा एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति प्रधान दूसरे व्यक्ति, एजेंट या अटॉर्नी की अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऑथराइज करता है। अब उसका अलग अलग वकालतनामा भी होता है, जो जनरली आप जाते हैं तो जो वकालतनामा देते हैं वो, और एक सामान्य वकालतनामा और स्पेशल वकालतनामा। राइट, तो सामान्य वकालतनामा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की यदि मैं बात करूं, एजेंट को विभिन्न प्रकार के समान कार्य करने के लिए अधिकार देता है। राइट, और दूसरा है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। एजेंट को, यानी जो पर्सन उनके लिए बिहाफ में आए, एजेंट को केवल एक विशिष्ट कार्य, जैसे किसी विशेष याचिका को दायर करना या उसका पालन करने का अधिकार को देता है। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया। अब इसकी वैल्यू को भी कुछ समझ लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी समझ लेते हैं। यदि याचिका किसी रिश्तेदार या पैरवीकार द्वारा वकालतनामा के आधार पर दायर की जाती है, तो याचिका के साथ वकालतनामा की प्रति, यानी उसकी जो वकालतनामा होती है वो तो ओरिजिनल रहता है, उनकी प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यह अदालत को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि याचिकाकर्ता ने वैध रूप से उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। यानी इससे साफ साफ पता चल जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एफिडेविट के जिक्र नहीं है टेक्स्ट में। एफिडेविट भी वो पर्सन को देता है जो ऑथराइज्ड पर्सन पैरवीकार बन करके आता है। राइट, उनको भी अपना एफिडेविट देना पड़ा और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया, और क्योंकि वो ये बताता है कि जिन पर्सन को हम भेज रहे हैं वो पर्सन जो है वो सही है, वो हमारा आदमी है, हमारा रिलेटिव है, और वो मेरे जगह पर पैरवीकार बन करके इस केस में है, उनका कंट्रीब्यूशन है। राइट, नेक्स्ट इज
न्यायिक प्रक्रिया में पेरिविकार की क्या भूमिका है? यदि मैं रोल की बात करूं कि जुडिशियल प्रोसेस जो होती है, जो कोर्ट में चलती है, तो वहाँ पर क्या उनकी क्या रोल है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि पेरिविकार जो है एक औपचारिक कानूनी पद नहीं है। हालांकि व्यवहार में यह एक पेरिविकार अक्सर ऐसा व्यक्ति होता है जो मुकदमेबाज की ओर से काम करता है। अब मुकदमेबाज जो केस में है, वो केस में उनके जगह पर वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, राइट। और वो वकील के पास जाता है, एडवोकेट के पास जाता है, जाने के बाद अपना सारी प्रक्रिया को करता है, जो एक मुकदमेबाज को करना चाहिए, राइट। अधिवक्ता के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनसे मिलते हैं, मामले के संबंधित दस्तावेज उनको देते हैं, सबमिट करते हैं, जो जो जरूरत पड़ता है वो क्या करते हैं, पेरिविकार से ही मांगते हैं, राइट। और जो कुछ भी जानकारी चाहिए अधिवक्ता को वो भी जानकारी देते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग कोर्ट्स डेट, यानी जब कभी भी तारीख पड़ती है, हियरिंग की डेट या जो भी नेक्स्ट डेट पड़ती है, उस डेट पर क्या करते हैं, याचिकाकर्ता या अधिवक्ता अदालत की तारीखों पर उपस्थित होता है और वो पेरिविकार जो है उनको कहते रहते हैं कि इस तारीख को है, वो अपने एडवोकेट को ले जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट की जमा करने की जरूरत पड़ती है तो अदालत में या कोर्ट में, तो वह डॉक्यूमेंट पेरिविकार ही ला करके सबमिट कर देता है। जैसे कभी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ गई या कोई डॉक्यूमेंट पिटीशन की ज़रूरत पड़ गई या जो कोई और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ गई, वह सब क्या करते हैं, पेरिविकार कर देता है। अदालती कार्यवाही का पालन करना, फॉलोइंग कोर्ट प्रोसीडिंग, यह देखना कि मामले में क्या प्रगति हो रही है, नहीं हो रही, उनको जानकारी लेने का अधिकार भी रहता है और वो सब कुछ को जान सकता है और वो उस पर्सन को बता भी सकता है, एक्विट पर्सन को, ठीक। जिनका वो पेरिविकार बना हुआ है उनको वो सारी जानकारी दे सकता है, देता ही है क्योंकि वो पेरिविकार बना है। अब है कि यह महत्वपूर्ण है कि पेरिविकार जो वकील नहीं है वह स्वयं अदालत में बहस नहीं कर सकता है। यानी पेरिविकार जो है याचिकाकर्ता के नाम को नाम पर प्रेजेंट करता है और नाम पूरे क्लियर ही दिखा रहता है। ऐसा नहीं कि दोनों का नाम अलग अलग नहीं रहता है, दोनों का नाम अलग अलग रहता है और एडवोकेट जो काउंसिल होते हैं वहीं जाकर बहस करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पेरिविकार जा कर के खुद जो है वो बहस करना शुरू कर दे, राइट। तो वो स्वयं अदालत में बहस नहीं करते हैं, कानूनी तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता, केवल याचिकाकर्ता स्वयं यदि सक्षम है और पंजीकृत अधिवक्ता ही ऐसा कर सकता है। या तो जो एडवोकेट वकालतनामा पर साइन किए हैं, जो पावर लिए हैं, वो एडवोकेट केस में बहस कर सकता है, या तो जो पार्टी है, राइट, वो पार्टी अपने केस को स्वयं यदि उनको लीगल नॉलेज है तो वो खुद भी प्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज पेरिविकार नहीं कर सकता है। चलिए शॉर्ट में एक बात बता दूं, जब किसी रिश्तेदार या पेरिविकार को अदालत में याचिका दायर करने की आवश्यकता होती है तो यह आमतौर पर तब होता है जब वास्तविक याचिकाकर्ता नाबालिग, मानसिक रूप से अस्वस्थ या शारीरिक रूप से असक्षम होता है या उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिए उस रिश्तेदार पेरिविकार को एक वैलिड वकालतनामा दिया हो। क्लियर, यानी आपको साफ साफ पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है यह याचिकाकर्ता का तभी वो कोई पेरिविकार बनेगा जब वो नाबालिग हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, यानी वो सक्षम नहीं है या उनकी ओर से कार्य करने के लिए जो है वो अपने आप को एक्टिव नहीं है, तो उनके रिश्तेदार पेरिविकार एक क्या करते हैं, वैलिड वकालतनामा दे करके वो प्रोसेसिंग करते हैं। इन परिस्थितियों में कानूनी प्रावधान का सख्ती से पालन करना आवश्यक है ताकि याचिका को वैलिड माना जाए, राइट। होप कि आपको समझ में आया होगा कि पेरिविकार की कोर्ट में किस तरह की जरूरत पड़ती है, उनका रोल क्या है, उनका काम क्या है और कब जरूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच।